बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। भारत के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो मोदी का भारत बंद, यानी कि इस वक्त हम देखें तो बैंक, ट्रांसपोर्ट, सनत और स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बंद नज़र आता है। मोदी की हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी एहतसाब, भारत बंद की गूंज पूरे मुल्क में फैल गई। और ये वो भारत है जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर अकेला करना चाहता था। पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा कि इसने हमला किया, जिस पे उसको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद जो हज़ीमत का सामना उसने बनियानुल मरसूस के बाद फेस किया, यानी कि संदूर तो उनके लिए एक तंदूर बन गया। और अब उनके मुल्क के अंदर जो मैंने मई में कहा था कि भारत के अपने अंदर फसादात शुरू होंगे, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। मोदी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ तकरीबन 30 से 40 करोड़ आवाम जो है वो सड़कों पर नज़र आ रही है। और मज़दूर, किसान, बैंक मुलाजमीन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ मैदान में निकल आए। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ फितनतुल हिंदुस्तान, भारत का पाकिस्तान पर हमला, यानी कि जो दहशतगर्दी है और जिसे कह सकते हैं ना बुज़दिलाना हमले। कभी ख़वारिज के हवाले से बात की जाती है, यानी कि हम बात करते हैं अगर फितनतुल ख़वारिज की KPK में, और फितनतुल हिंदुस्तान की बलूचिस्तान में। तो कल योब में एक अफसोसनाक वाक़या और पेश आया, जिसमें 2 बसों में से 9 लोगों को उतार कर शहीद किया गया जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी शनाख्त परेड की गई, उनके ID कार्ड चेक किए गए और उनको ले जाकर अगवा किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, दिफ़ाई तज़कियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, एक और ख़बर यह है कि ट्रंप ने 10% टैरिफ भी आयद कर दिया है मोदी के ऊपर, भारत के ऊपर, और उसका ब्रिक्स के अंदर होने के पादाश में कहा गया है कि 10% टैरिफ भी लगेगा। यानी कि वो ममालिक जो ब्रिक्स में शामिल हैं उसमें भारत भी शामिल है। भारत के लिए बुरी खबरों का एक अंबार लग गया है, कैसे देखते हैं आप? जब से ख़ास तौर पे आपने देखा, अगर आप माजी के भारत को देखें और माजी की उनकी पर वो अपना जो है वो शेखियाँ देखें, तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कोई जगह नहीं छोड़ती जहाँ पे उसने अपनी तकब्बुर और अपनी बड़ी बड़ाइयाँ ना बयान की और ये ना कहा कि भारत बहुत बड़े बड़े काम करेगा। असल में आई डोंट नो, लेकिन उसके जहन में शायद उसके वज़ीर ख़ारजा ने या वज़ीर दिफा ने या बाकी जो उनकी क्रिमिनल कैबिनेट है, उसने कहीं उसके जहन में ये बिठा दिया था कि वो इस खित्ते का अमेरिका है, अमेरिका की तरह वो बड़ी पार है। वो अपने आप को उसी स्टेटस पे जाके, या शायद इजराइल ने उसको पंप किया था, और इसी बुखार में उसने पाकिस्तान के ऊपर जब पहलगाम का खुद अपने एक ऑपरेशन कराया और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह उसने रात की तारीख में हमला किया, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया, तो जब पाकिस्तान का जवाब गया, और आज जैसे जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर परसों की आप सुने, वो कहता हाँ हमारे 3 रफेल गिले हैं। अब तो उसने भी इतराफ़ कर दिया। सर, अब तो मानना शुरू हो गए। अब तो ये भी पता चल रहा है कि जी 4 पायलट भी उनके हलाक हो चुके हैं। जी हाँ, तो ये जो चीज़ें, जब ये तमाम का तमाम मुलम्मा उतरा, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो उभर के सामने आई, तो पता चला तो ये तो एक रेत का घरौंदा था, एक फॉल्स जो है वो प्रोपेगेंडा था, ब्लफ कॉल इमारत थी जो उसने हम इसको ब्लफ कॉल कहते हैं। ब्लफ कॉल खुद ही उसने कायम की थी, उसी ने खुद ही उसने अपना मट्टी लगाई थी, खुद ही उसने, उन लोगों ने उसके ऊपर सीमेंट लगाया था और एक इमारत बना दी। अब जब उसको पाकिस्तान ने ढाया तो वो अपनी जो है ना, वो एक हमारे सेंटेंस कहते हैं कि वो खुद ही पौंतला गए कि ये भी करना क्या है। पर आप देखिए, जब भी आपका स्टांस झूठ पे मबनी होता है, और वो झूठ आपको शुरू में नजर आया, और उसको जिस तरह उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी से लेके उनके डिप्टी एयर चीफ तक, और फिर डिप्टी आर्मी चीफ तक, और फिर CDS तक, जब बारहा ये कहते रहे कि नहीं जी जंग में नुकसान तो होते हैं, लेकिन मुंह से ये नहीं बोलते थे क्या नुकसान है। फिर दुनिया की प्रेस ने सारा कुछ छाप दिया। अब ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने जो एनालिस्ट हैं उनके अंदर ही खुलती जा रही हैं, और वो बारहा ही कह रहे हैं। अब कुछ और नहीं मिला तो उनके डिप्टी चीफ की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिसने कहा कि जी पाकिस्तान, हमने एक मुल्क से नहीं, हमने चाइना से भी, पाकिस्तान से भी, और टर्की जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे हमने लड़ाई की है। अभी भारत के जूते मुंह पे जूता मार के ये पूछे कि ये जो S-400 जिसके ऊपर आप इतना फखर करते थे, और कल भी आप कह रहे थे कि हमने S-400 जी, ये ब्रह्मोस, ये राफेल, ये S-400 ये कहाँ से लिए थे आपने? ये कहाँ से लिए थे? ये आपने घर में बनाए थे? हेरोप ड्रोन्स कहाँ से आए थे आपके पास? ये तमाम चीजें तो फिर हमने भी 4 मुल्कों से लड़ाई की, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इस किस्म की स्टांस अडॉप्ट करते हैं ना,
اور پھر آپ جا کے برکس میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ جا کے ایس سی او میں بیٹھتے ہیں اور ایس سی او میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میری مرضی کا پہلگام وہاں پر جو ہے وہ ڈالو, اپنا نیریٹو ڈالو, وہ نہیں ڈالا جاتا تو آپ سائن کر کے وہاں سے بغیر سائن کے لیے بھاگ آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن اس تمام چیزوں کے اندر آصف بریگیڈ صاحب اس وقت بھارت کے اندر تقریباً 15,000 کروڑ کا آج کے دن میں نقصان ہوا ہے. ہڑتال 30-40 کروڑ عوام سڑکوں پہ ہے اور مودی کا جسے کہتے ہیں نا حکومت کا جنازہ نکال دیا انہوں نے آج. آصف اصل میں وہ تو جو ہے انڈیا کے اندر ہوگا, لیکن اس بوکھلاہٹ میں اور اس چیز میں جو وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا فتنۃ الہندوستان اور فتنہ الخوارج, ہمیں اس کے اوپر اب نظر ڈالنی ہے. وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان نے بھارت کو اچھی طرح سے ٹھوک دیا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے ٹھوک دیا ہے. وہ ہر دنیا کا لیکن اس کا جو ایفیکٹ پاکستان کے اوپر آ جائے, اب ہمیں تھوڑا سا انورڈ لکنگ ہونا پڑے گا. یہ جو آپ نے ذوب کا واقعہ ہے, پہلا واقعہ تو نہیں ہے. اس قسم کے واقعہ مجھے یاد ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب سندھ میں ڈاکوؤں کا بہت راج تھا اور آرمی کو اینٹی ڈوکائٹ آپریشن پہ بلایا گیا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ خیرپور, سکھر اور لاہور کراچی سے جتنی ٹریفک چلتی تھی اس کو رات کو روک لیا جاتا تھا, کانوائے کی صورت میں بھیجا جاتا تھا. اس کے اوپر اس کے پیکٹس بنائے جاتے تھے, پھر آگے پولیس یا فوج کی گاڑی ہوتی تھی پیچھے ہوتی تھی اور پھر کو پروٹیکٹ کر کے نکالا جاتا تھا. تو اگر بلوچستان میں سچویشن ایگزسٹ کر رہی ہے تو کیا ہمارے اسی طرح لوگ مارے جاتے رہیں گے اور ہم اس کا بلیم جو ہے جی بالکل. اور پاکستان کے کچھ دیگر علاقے کوہستان وغیرہ میں بھی ایک وقت یہ تھا کہ وہاں پہ بھی کانوائے بنا کے گاڑیوں کو موو کرایا جاتا تھا. تو میرے خیال سے کہ ہمیں تھوڑی سی بلوچستان کے حوالے سے پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا اور ہمیں جو سافٹ ہینڈ ہے اس کو ہارڈ ہینڈ کے طور پہ, یعنی کہ ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ان کو ٹیکل کرنا پڑے گا. ہم وہی بات کرتے ہیں اکثر کہ ہم کچھ رعایت دے دیتے ہیں, کچھ سافٹ بیسز, کوئی BYC کے چہرے کے اوپر آ جاتی ہے بات. یہ سارے ایک ہی تانے بانے ہیں, ایک ہی مالا کے اندر پروئے ہوئے موتی ہیں جو کہ فتنۃ الہندوستان سے وابستہ ہیں. بالکل, میں نے یہی آپ سے کہا نا کہ فتنۃ الہندوستان سے جب وابستہ ہیں تو ہم اگر ڈرون ٹیکنالوجی بھارت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں وہ ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر یا جو بھی چیزیں ہیں ٹیکنیکل, وہ ٹیکنالوجیکل سرویلنس کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. صحیح. یہ تو بڑا دردناک ہے نا کہ آپ لوگوں کو اتاریں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب وہ اپنا پاکستان سے زیارت کے لوگ ایران جا رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ پسنی روڈ کے اوپر ہزارہ کو جو ہے اتار کے RCD ہائی وے پہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. پھر اب یہ پنجابیوں کی اس سے پہلے کچھ نیوی کے اہلکار تھے, وہ گوادر سے آ رہے تھے, ان کو. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو صرف انسیڈنٹ کے طور پہ گزار نہیں دینا, یہ صرف ان کو انڈیا سے لنک کر کے ہم نے اس کو اوپر جو ہے وہ نہیں کرنا. ہمیں اس وقت ضرورت ہے اور کنکریٹ اسٹیپس لینے کی, اور اس دہشت گردی کا جو لیے بھی جا رہے ہیں, بہت سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, جس کے اب دیکھیے کل ایک فیصل آباد میں ایک آپریشن ہوا ہے جہاں سے کسی ایک شخص کے ڈیرے سے جو ہے وہ اتنے سارے لوگ پکڑے گئے ہیں جس میں غیر ملکی خواتین بھی تھی, غیر ملک بھی ہوتے جو بھتہ گروپ چلا رہے تھے. فیسکو چیف کے گھر سے, فیسکو سابق چیف کے گھر سے پکڑے گئے ہیں, وہ سارا منی لانڈرنگ اور FIA نے سارا چھاپا مارا. جی میں بات کروں بریگیڈیئر صاحب, ہمیں کائنیٹک آپریشنز کی طرف جانا پڑے گا یا IBO's آپریشن آلریڈی جو جاری ہیں وہی کافی ہیں؟ نہیں سر, کائنیٹک آپریشن میرا خیال یہ ہے وہ کائنیٹک آپریشنز تو ہو رہے ہیں. جب آپ کسی گروپ کے خلاف کوئی آپریشن کرتے ہیں تو وہ کائنیٹک آپریشن ہی ہوتا ہے, جیسے جنوبی وزیرستان میں اور باقی جگہوں پہ بھی آپ آپریشنز کرتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال مجھے ایک گیپ جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس کلیکشن ایکٹیویٹیز میں نظر آتا ہے, جس کے ذریعے سے اس قسم کے عناصر جو ہیں وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں یا بسوں کو روک رہے ہیں یا ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سک رہے. بہت سارے سوال یہاں پہ اٹھتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے, اگر آج دیکھیے نا, اگر آج ہم یہ کہیں کہ انڈیا کی پراکسیز کام کر رہی ہیں تو یہ تو آج کی بات نہیں ہے نا. یہ تو ہم پچھلے 10 سال سے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی BLA انڈیا کی پراکسی ہے, TTP جو خارج انڈیا کی پراکسی ہے, BRA انڈیا کی, اور انڈیا ہی نہیں ہے اس میں, انڈیا اور موساد دونوں کا کردار ہے. جی وہ پوری طرح انوالو ہیں, فائنینسنگ میں بھی انوالو ہیں. مجھے یاد ہے
اور ابھی بھی شاید وہ ہوگا کہ درخشاں میں برگیڈ صاحب اگر آپ مستعد کا ڈیپ انسائڈ جاتے ہیں تو وہ جو کردوں والا ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ بھی اس میں لنکڈ ہے، جو کہ براہ راست موساد کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ لنکڈ ہے، اور وہی ان کے ساتھ بھی لنکڈ ہے۔ جی بالکل میں یہ کر رہا ہوں نا، موساد، سی آئی اے اور ایون را اور این ڈی ایس جو ہے ان کا ایک نیکسس اس وقت موجود تھا درخشاں کے اندر، افغانستان کے اندر، جب امریکن فورسز افغانستان میں تھی۔ ابھی اس کے اندر وہ موساد وہاں سے نکل تو نہیں گئی ہوگی، کیونکہ یہ جو کچھ پاکستان کے خلاف جو انڈیا نے جو کچھ کیا ہے اس کے اندر بہت ساری موساد کی اور اسرائیل کی ان پٹ شامل تھی۔ لیکن برگیڈ صاحب جو ایران کے ساتھ خود کیا موساد نے اور را نے، جو ان کی جنگ کے دوران جس طرح کلنگز کی گئی اور ڈرون بیسز بنائی گئیں، اس کے بعد تو وہ نیٹ ورک پکڑا جا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی انٹیلیجنس شیئر کی جا رہی ہے۔ اور اس نیٹ ورک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ زیادہ جو تعداد ہے وہ انڈین آپریٹرز کی ہے، یعنی انڈیا کے جو لوگ ہیں، وہ چابہار نیٹ ورک جو تھا وہ وہاں پہ ایک نیٹ ورک بنا کے ایران کے خلاف کام کر رہے تھے۔ اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، قطر کے اندر 10 لوگوں کا ایک نیٹ ورک پڑھایا گیا تھا جس کو ایک سرونگ بریگیڈیئر ہیڈ کر رہا تھا، اور وہ قطر کی سینسیٹیو انسٹالیشن جو ان کا ان کی سب میرین کے پروجیکٹ کی انفارمیشن ساری اس نے اسرائیل کو لی کی انفارمیشن کلر۔ تو اب تو یہ دنیا میں پروف ہو گیا نا۔ ہم آج اگر یہ کہیں کہ جی ہم انڈیا کی بھائی انڈیا کی پراکسیز تو پچھلے 10 سال 15 سال سے پاکستان کے اندر کام، تو ان کو تباہ و برباد کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ان کے خلاف جہاں جہاں ان کے کیمپس ہیں ادھر کیا جہاں کے جس طرح جا کے ہم ریڈیکل ڈرون سے آپریشن کرتے ہیں تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ان کو تباہ و برباد کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو یہ تو اسی طرح کب تک چلتا رہے گا کہ گاڑیاں رکیں گی، ادھر سے لوگوں کو اتارا جائے گا، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد بیچاری فیملیز جو ہیں وہ سفر کریں گی۔ تو بات یہ ہے کہ دیر آر مطلب ہے سیکورٹی ایجنسیز آگے کام کر رہی ہیں، سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے، آرمی کام کر رہی ہے، پولیس کام کر رہی ہے۔ تو جہاں پہ ہم کو یہ جو گیپ نظر آ رہا ہے جس میں سڑکوں کے اوپر لوگوں کو اتار کے مارا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہیں ایسی تھی جن کے اوپر چیک پوسٹ بھی بنائی گئی، انہوں نے یہاں سے پنجاب یا باقی جگہ جانے والی کی ٹریفک کو بھی روکا گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس دائرے آپریشن کے دائرہ اختیار کو، دائرہ کار کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گروپس پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، آپ کو پتا بی ایل اے، حالانکہ ان کے بیسز سارے افغانستان میں آج کی تاریخ میں موجود ہے، یا انڈین گجرات میں موجود ہیں۔ ایک دہشت گردی کا کیمپ ہم نے جب بنیان المرصوص ہوا تھا تو وہ جو اوڑی اپنا یہ راجوری میں جو دہشت گردی کا کیمپ تھا وہ بھی پاکستان نے ہٹ کیا تھا۔ اب تو ایران کو بھی پتہ جو ان کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تھا، انٹیلیجنس ٹریننگ ہیڈ کوارٹر تھا جس کو اڑایا ہم نے۔ جی ہاں، تو اب تو پتہ چل گیا نا ایران کو بھی کہ را کا نیٹ ورک جو ہے ایران کے اندر کام کر رہا ہے۔ تو اب ایرانینز کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے کہ جی آپ کے جتنے بھی نیٹ ورک کے سیٹ اپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جیسے وہ بہت سارے انہوں نے افغانیوں کو بھی نکالا ہے، انڈین کو بھی انہوں نے پکڑا ہے۔ تو اب ایک اس ریجن میں میرا خیال یہ کہ چائنا، پاکستان، ایران کو ایک کولیبوریٹو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو دہشت گردی چائنا کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، سینٹرل ایشین ریپبلک کو بھی نقصان آنے والے مودی کے لیے بری خبر تو یہ بھی ہے کہ انڈیا سارا بند ہے اور ٹرمپ نے 10% ٹیرف برکس کی پاداش میں اس پہ اور لگا دیا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہونا تھا نا، کیونکہ برکس میں آپ جا کے بیٹھے دیکھیے ان کی ذرا دو ہر باسکٹ میں بھارت اپنے انڈے رکھنے کے لیے خواب دیکھتا ہے، ہر جگہ اس نے ٹانگ لڑائی ہوئی ہے۔ ہپوکریسی دیکھیے، برکس میں بیٹھتے ہیں، اسرائیل ایران سے لڑتا ہے، اسرائیل کے خلاف بیان نہیں دیتے، ایران سے تجارت کرتے ہیں، ایران کے ذریعے جو ہے وہاں پہ ایران سے سستے داموں پہ تیل لیتے ہیں، اس کے بعد رشیا کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، یوکرین کے خلاف، یوکرین میں جا کے امریکن کو سپورٹ نہیں کرتے، امریکن کے خلاف بیان دیتے ہیں، اسرائیل کے خلاف بیان نہیں دیتے۔ یعنی عجیب سی ہے کہ انہوں نے اپنی ایسی پالیسی بنا دی ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا جو ہے ان کی ہر چیز سے دھوکہ کھا جائے گی، اور اب ریجن کے جتنے ممالک ہیں دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ایسے پالیسیز بناتے ہیں اور دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں خود سب سے بڑے بیوقوف ہیں جو آج اس حال میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ برگیڈی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ہم نے یہاں پہ لینا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں شامل ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ خوش آمدید کہتے ہیں بلوچ صاحب آپ کو۔ جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر فتنۃ الہندوستان کی کاروائیاں ہیں، کل افسوسناک واقعہ ہوا بلوچستان میں
जिसमें 9 पाकिस्तानी शहरियों को शनाख्त के बाद आईडी कार्ड देख के उनको कत्ल किया गया अगवा करके। और उसके अलावा हम फितनतुल ख़वारिज की बात करें तो उनके हमले भी जारी हैं। भारत अपनी हजीमत छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इस तरह के बुज़दिलाना हमले कर रहा है। आज भारत खुद जाम हुआ हुआ है, 15,000 करोड़ का नुकसान उसको आज हुआ है कि पूरा भारत 30 से 40 करोड़ अवाम एहतजाज के लिए बाहर निकली हुई है। मोदी सरकार की पॉलिसियों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। आप क्या देखते हैं कि हम अपनी तैयारी किस तरह कर रहे हैं भारत को जवाब देने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आसिम साहब, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और ये उन्हीं चीज़ों का तसलसल और कड़ी है कि जिस तरह से ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि KPK और हमारे KPK का वो इलाका जात जिनको हम पहले फाटा का इलाका बोलते थे, उन इलाकों में, और फिर पंजाब और आगे दीगर सूबों में भी, सिंध में भी कभी कभार इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। कभी चाइनीज़ के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, किसी जगह पर बम ब्लास्ट कर दिया जाता है। जी सही, जाहिर है फितनतुल हिंदुस्तान इन्वॉल्व है सारी चीज़ों में। जी बिल्कुल। देखें ये वही वाक़यात हैं जिसमें कि क्लियरली भारत इन्वॉल्व है। जिस तरह से आपने देखा कि अल्लाह के फजलो करम के साथ और हमारी जितनी भी मुसल्लह अफवाज हैं, जिसमें पाकिस्तान एयर फोर्स है, नेवी है, हमारी पाकिस्तान आर्मी है, इन्होंने जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की ज़ेरे क़यादत और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब की और इनकी जो मुश्तरका हिकमत अमली थी, उसके ज़रिए भारत को जो है वो एक इबरतनाक शिकस्त दी है। और ना सिर्फ उनको शिकस्त हुई है बल्कि उनका बयानिया जो है वो पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से पिटा है। उसके बाद ये उनकी बुखलाहट का नतीजा है कि जिस तरह से इन्होंने जब वो अटैक किया था और बहावलपुर के अंदर आपने देखा कि मासूम शहरियों को जिनको टारगेट किया उनमें बच्चे थे, उनमें खवातीन थे। इसी तरह से ये वो बेरहम लोग हैं जिनमें मेरा ख्याल है इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वक्तन फ़क्तन जब भी इनको फितनतुल ख़वारिज को जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान के जो हमारे बेगुनाह शहरी हैं उनको टारगेट करने का, तो ये किसी न किसी बुनियाद पर जो है कभी शनाख्ती कार्ड देख के, कभी कोई और चीज़ देख के, कि ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई फ़िरका परस्ती उठ जाए, कोई और चीज़ उठ जाए। वो चीज़ें तो नहीं हो रही, लेकिन जाहिर है हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। जिस तरह से हमारे लोग, हमारी अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर दिन रात कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक चीज़ से आप भी इत्तेफाक करेंगे कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद और ख़ास तौर पर खारजी महाज पर हमारी कामयाबी के बाद ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोल भी हुई हैं, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद इसलिए नहीं हुई कि कहीं ना कहीं से तो इनकी जो शैतान सिर्फ इंसान हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं, जो कि हमारे अंदर भी मौजूद हैं मुख्तलिफ जगह पर। जाहिर है कि उन फितनतुल ख़वारिज जो हैं इनके मुकम्मल खात्मे के लिए जिस तरह से हम हालत जंग में हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इन पर 100% भी काबू पा लिया जाएगा। इंशाअल्लाह कोई ना कोई इस किस्म की हरकत करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले से मामला जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल हैं और पहले से काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आई है। ये जो वाक़यात हो रहे हैं जाहिर है एक एक जान बड़ी कीमती है। अली गौर साहब, इसमें एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाती है, सियासी इस्तेहकाम की बात की जाती है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तहरीक की कॉल दे जा रही है। उसमें जो भी अवामिल होंगे, जो भी मकासद होंगे, लेकिन कोई ऐसे मुज़ाकरात का सिलसिला हो सकता है कि उस नहज पे पाकिस्तान ना पहुँचे, जो दुश्मन चाहता है वो काम ना हो। देखिए बिल्कुल ये आपने इंतहाई बहुत अहम सवाल किया है। जिस तरह से जब हम डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए की बात करते हैं, ये एक अफसोसनाक अमल है कि एक जत्था, एक वो ग्रोह जिसने के सियासी लिबादा उड़ा हुआ है, अब तो खैर वो हर महाज पर एक्सपोज हो चुके हैं। बिलखसूस 9 मई के वाक़यात के बाद तो फिर उन्होंने जो पर्दा उड़ा हुआ था वो काफ़ी हद तक चाक हो गया। और ख़ास तौर पर जिस तरह से KPK हुकूमत के ज़रिए कील वाली लाठियाँ लेकर, 1122 की गाड़ियाँ लेकर, तमाम सरकारी वसाइल लेकर
पाकिस्तान के वफाक के ऊपर जो वो हमला आवर भी बार बार होते रहे हैं, और 2013-14 के धरने देख लें तो उनमें भी जिस तरह पीटीपी लेकिन पर हम देख अली साहब, इसमें जो मेरा सवाल है वो ये है कि कहीं मुज़ाकरात और मुफाहमत की बात हो सकती है कि मुल्क को उस नहज पे ना जाने दिया जाए? देखें, बात ये है कि मुज़ाकरात एक दफ़ा तो नहीं, मुज़ाकरात तो जब भी इन्होंने इस किस्म के घिनौने जराइम किए हैं, कार्रवाइयाँ की हैं, इनके साथ मुज़ाकरात किए गए, लेकिन ये अपनी रविश से बात नहीं आते। आपने देखा नहीं कि ये कोई भी लम्हा ज़ाया नहीं करते जब ये पाकिस्तान मुखालिफ कोई ना कोई किरदार अदा ना कर ले। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, जिस वक्त पाकिस्तान को कामयाबी मिली है जंग में, उसके बाद जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल जो हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को अमेरिका में बुलाया गया, वहां पर भी इन लोगों का एक टोला था जो उनके खिलाफ एहतजाज कर रहा था। मतलब जब आपकी कामयाबी को पूरी दुनिया सराह रही है तब ये वहां पर भी बात नहीं आए। जब IMF के साथ हमारे मतलब वो कर्जा की किस्त आनी थी, तब ये खतूत पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे थे कि पाकिस्तान को कर्जे ना दिए जाए। जिस तरह से इन्होंने बाहर के ममालिक में वो फर्म्स हायर की हुई हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया है उसको परवान चढ़ाते हैं। आज तक इनको इसराइल की जो मतलब है बुनियादी इंसानी हकूक की पामालियाँ तो नज़र नहीं आती, उसके खिलाफ तो ये ग्रोह आपको आवाज़ उठाता नज़र नहीं आता, लेकिन ये आपको पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में जनाब बुनियादी हकूक सलब हो गए, इस किस्म का मनफी प्रोपोगंडा करने में ये पेश होते हैं। जी, बयानिया की आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, और ऐसा बयानिया बनाने के लिए बैरून मुल्क बैठे हुए जो उनके यूट्यूबर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अली गौहर बलोच साहब, 9 तारीख को भारत को 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 30 से 40 करोड़ आवाम जो थी, जिसमें मजदूर शामिल थे, जिसमें ताजिर थे, जिसमें आप ये किसानों की बात करें, एक मरतबा फिर सरतापा एहतजाज है भारत मोदी सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर। आपको लगता नहीं है कि भारत को जो 10 मई के बाद से हजीमत का सामना उठाना पड़ रहा है, आज उसके अपने मुल्क के अंदर फसाद और मेरे ख्याल से तहरीकें शुरू हो चुकी हैं? देखें, बात ये कि भारत में कोई एक तहरीक तो नहीं है। भारत के तो कई सूबे हैं जहां पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वहां पर तहरीकें चल रही हैं। मैं ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि जब जंग के दिन थे और इनका मीडिया दहर उगल रहा था, गोदी मीडिया जो था, तो वो उस वक्त आपने देखा कि जब वो कश्मीरियों के इंटरव्यू करने जाते थे और उनकी ज़बान से पाकिस्तान के मुखालिफ बात निकलवाना चाहते थे, तो वो कोई एक बंदा भी आपको नजर नहीं आया होगा जिसने पाकिस्तान मुखालिफ बात। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। और आज भी दूसरी मीडिया खामोश है हुए थे, इसके बावजूद कि उनका कोई ऐसा घर नहीं है जिसका कोई फर्द इन्होंने कोई ना कोई शहीद ना किया हो, जिस पर कोई मजालिम ना ढाए हो। लेकिन आज भी वो आप देख लें, वो लोग डटे हुए हैं। फिर इनके अपने मुख्तलिफ सूबे हैं जहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, नागालैंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ दबाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, वहां पे तो इनकी फौज नहीं दाखिल हो सकती, जो चिकन नेक है 7 स्टेट्स। मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये दूसरे ममालिक के अंदर शर्मगेजियां करते हैं। इनका अपना मुल्क भी जो है वो बुनियादी तौर पर तो तोड़ फोड़ का शिकार है, और मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इनको जो कुछ ये हरकतें कर रहे हैं वो उनका अंजाम इनको खुद भारत के अंदर ही नजर आ जाएगा। जी, कहा जाता है कि मोदी को करने की नहीं, गोर्बाचोव ऑफ इंडिया कहा जाता है मोदी को, कि ये गोर्बाचोव साबित होगा, मुल्क तोड़ने में इसका अहम किरदार होगा जो इसने। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये मैं समझता हूँ कि भारत की भी बदकिस्मती है। हमारा मुल्क तो वो मुल्क है जो कि हम मतलब है कि किसी तरह का भी किसी भी अपने करीबी और पड़ोसी मुल्क का जो है वो उनकी आज़ादी का ख्याल रखते हैं, उनके अमन अमान का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जो मोदीइज़्म है और जिस तरह से इन्होंने मतलब है कि वो बाकी अकलीतों का मुसलमानों समेत उधर जीना जीरन किया हुआ है और खुद हकूक बुनियादी हकूक की पामाली करते हैं, और जिस तरह से ये एक फासिस्ट हुकूमत इस वक्त भारत के ऊपर मुसल्लत है, मैं समझता हूँ यही वजह है जब आज आप भी यही चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं, किस तरह से वो इनकी पॉलिसी से तंग हैं, किस तरह से वो इनके निज़ाम से तंग हैं। इनकी अकलीतें हैं जो इनके मुल्क में उनको बिल्कुल आज़ादी नहीं है। सो कॉल्ड कुछ पपेट्स जरूर अकलीतों में इन्होंने रखे हुए हैं। सर, औरतें महफूज नहीं हैं। सबसे ज़्यादा रेप केसेस जो है वो भारत में रजिस्टर्ड होते हैं और वहाँ पर ज़्यादतियाँ की जाती हैं।
किसी भी मसलक के हवाले से, किसी भी मज़हब के हवाले से बात करें तो फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से हिंदुत्व की सोच वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में भारत का मुंह काला कर रहे हैं। ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि आपने देखा कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये एक्सपोज हो चुके हैं। कनाडा में इन्होंने लोगों को जाकर कत्ल करवाया, इस तरह से दीगर कई ममालिक के अंदर। और बल्कि आपको याद होगा कि पिछले दौर में कुछ दिन पहले कनाडा के साथ इनके तल्लुकात अभी भी खराब है, क्योंकि ये उनके अंदर सिख उधर काफी आबाद हैं तो ये उनको टारगेट करते हैं। इसी तरह से इन्होंने इंग्लैंड और दीगर ममालिक के अंदर अमेरिका में गुप्तोनत सिंह के लिए, गुप्तोनत सिंह का जो प्लॉट क्रिएट किया था मर्डर का, वो पकड़ा गया अमेरिका में, वो पकड़ा गया। तो ये मतलब है कि वो इनका जो मनफी चेहरा है, ये एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी जो मौजूदा हुकूमत है और जो हमारी वजारत खारजा है और जो हमारी खारजा पॉलिसी है हमारे मुल्क की, उसने अब काफी हद तक इनको एक्सपोज कर दिया और इनका भयानक चेहरा जो है अब वो पूरी दुनिया को भी नजर आया। कोई एक मुल्क भी मां सिवाय इसराइल के अलावा कोई एक मुल्क दिखा दे जो जिन्होंने इनके बयानिया की तायद की या इनके साथ खड़ा हुआ। इस मसले पे तमाम लोगों ने कहा कि जो ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते थे, ये तो भारत के अपने अंदर से आवाजें उठ रही हैं। वहाँ के जो सेन वॉइसेस हैं, वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, सीनियर लोग हैं, जो सेन वॉइसेस हैं, वो खुद अब सवाल उठा रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मई से कहता आ रहा हूँ कि इसी बात के ऊपर मोदी के अपने इलाकों में, मोदी के अपने जहाँ पे वो इलेक्शन लड़ता है, वहीं पर फसादात शुरू होंगे। देखें, वो जो सूरत हाल है वो बिल्कुल आपने बजा कही है। जाहिर है कि इनके अपने मुल्क में तो आज़ादी नहीं है ना, बुनियादी हकूक की पामाली जो है, किस तरह से कश्मीर को जबरदस्ती अपना हिस्सा डिक्लेयर किया गया और वो इन्होंने गलत किया। किस तरह से ये जो दीगर सूबों के अंदर इनकी तहरीक है, पिछले दिनों ने आपने देखा कि किस तरह से बेदर्दी के साथ ये लोगों पर फायरिंग कर रहे थे, असला का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब हर आज़ादी की आवाज़ को ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो हालात हैं, जिस तरह से आपने पाकिस्तान के हालात का तकाजा किया, तो उसी तरह से ये पाकिस्तान में भी अपना जो है वो भयानक किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो सरहदें हैं वो काफ़ी हद तक महफूज हैं। आज आप देख लें जो स्मगलिंग के पहले होते थे वाक़यात, जिस तरह से कलभूषण और उस वक्त कैसे कैसे लोग घुसे थे, वो लोग भी अब कैफरे किरदार को पहुंचने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह वो भी थम जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम के साथ। थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर महाज पर कामयाबी देगा। आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर आगे की तरफ बढ़ रहा है, आज पाकिस्तान खारजी तौर पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। आज दुनिया की नजरें जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी पर हैं और मुख्तलिफ मालिक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अमेरिका से लेकर दीगर तरक्की याफ्ता तमाम मालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियां भी हैं। बेशक बेशक। थैंक यू वेरी मच। जो पीटीआई के लोग मायूसी फैलाते थे, अब वो सूरज भी गरूब हो रहा है, अब लोग उस मायूसी की लहर से बाहर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। किसान दुश्मन पॉलिसी और मजदूर कश कवानीन के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों पर निकाला जा रहा है। भारत के अंदर 30 से 40 करोड़ लोग जो हैं सरतापा एहतजाज हैं। केरला, पंजाब, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बहुत सारी रियासतों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक, दफातर, स्कूल सब बंद है। गोदी मीडिया खामोश है। आज बात वही की जाती है कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन वीरान हैं, बैंक बंद, बाज़ार सुनसान। मतलब ये वो मंज़र है कि जो बता रहा है कि आपकी इकॉनमी का पहिया जाम होने वाला है। 15,000 करोड़ का एक दिन में नुकसान, और जो कुछ आपने बनियानुल मरसूस की सूरत में नुकसान उठाया, जो उनकी एयरफोर्स को नुकसान हुआ, उनकी बेसिस को नुकसान हुआ, तो भारत की किस्मत में हजीमत ही हजीमत है। ऊपर से ट्रंप ने 10% टैरिफ का भी ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, हमने यहाँ पे लेने वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद हैं और टीम्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। नदीम साहब, एक तहरीक की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो इस तहरीक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या नहीं निकलेगा वो अपना ओहदा छोड़ दे। ये बानी की जानिब से भी कहा गया है और कहा जा रहा है कि खान साहब के शायद साहबजादों की आमद का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि वो इस तहरीक में कोई नई जान डालेंगे।
آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن قاسم اور سلیمان صاحب، عمران صاحب نہ کردہ گناہوں کے جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا ہوا ہے. ظاہر ہے بیٹے ہیں، نہ باپ سے بات کر سکتے، نہ باپ سے مل سکتے. جو پاکستان میں خان صاحب کے فالوورز ہیں، ان کے اراکین اسمبلی ہیں، ان میں سے بھی وی کین چوز کر کے وہ سلیکٹڈ لوگوں کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے، باقی لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک بات تحریک کی تو آصف بھائی پورا ملک ہی متحرک ہے اس وقت. آج جو سرکار پاکستان پر فارم 47 قابض ہے، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو ان کے بڑے بلند و بال دعوے ہوا کرتے تھے مہنگائی ختم کریں گے، پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے، گیس کی قیمتیں کم کریں گے، عام آدمی کی زندگی کو بہتر کریں گے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کریں گے. اور یہ سب کچھ بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے یہ مطالبے کیا کرتے تھے اس نوعیت کے. آپ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دیکھیں، ان کے مختلف وزراء کی، بلاول صاحب کی، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ندیم صاحب ہر حکومت نے ایسے ہی دعوے کیے، ہر حکومت کے یہی نعرے ہوئے، اور آ کے جو کچھ کیا وہ پوری قوم نے دیکھا. ہم کسی ایک حکومت کو اس طرح نہیں کہہ سکتے. اچھا سر، گزارش یہ ہے ضلع سبانی جان کے مان پاؤں کو عرض کروں، پاکستان میں ہر حکومت بھی یہی لوگ رہے ہیں. میں تو آلموسٹ 83 85 سے انہی لوگوں کو دے کر یہی وہ پاکستان کے 10 20 30 ارسطو ہیں، افلاطون ہیں، چیک وغیرہ ہیں جو پاکستان کے اقتدار پر قابض ہیں. اگر جہاں جنرل مشرف صاحب کا بھی اقتدار رہا تو ان کے وزیر بھی امیر مقام تھے، ان کے بھی گزرا، اور ان کی ٹیم یہی لوگ تھے جو آج موجود ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کبھی ان کے علاوہ کوئی اور سرکار آئی ہو. ایک حکومت آئی 3.5 سال کے لیے عمران خان صاحب کی، جس میں کووڈ آ گیا، جس میں تحریکیں چلی، کبھی مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، کبھی مولانا فضل اپنا بلاول زرفاری صاحب کر رہے ہیں، کبھی مولانا شہباز شریف صاحب، چونکہ یہ سب ماشاءاللہ اس وقت علماء دین بنے ہوئے تھے. یہ دین کی باتیں، حق کی باتیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. اب یہ صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، تو اب ان کو نہیں پتا کہ پیٹرول پاکستان میں کتنا مہنگا ہو گیا ہے. اچھا ندیم صاحب، بات یہ آتی ہے کہ ملک کی جو حالات ہیں، ملک کے حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ وقت ٹھیک ہے کوئی تحریک چلانے کے لیے؟ کیونکہ آپریشن سندور جو کہ بھارت کی طرف سے ایک مسلط کردہ جنگ تھی، اس کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے. ابھی ہم اس جنگ سے باہر نکلے ہیں. معیشت کے حوالے سے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، یعنی کہ ہمیں بہت سارے اہداف کو پورا کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت دہشت گردی کے معاملات کو آپ دیکھیں، گزشتہ روز جو بلوچستان میں افسوسناک واقعہ آیا، خیبر پختونخوا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں روز کی بنیاد کے اوپر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت ٹھیک ہے تحریک کے لیے؟ دیکھیں شاہ صاحب، گزارش میں کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں اس افسوسناک واقعے میں افسوسناک نہیں، وہ افسوسناک ترین اپنے ہی ملک میں اپنے ہی بھائیوں کا ناحق مظلوم لوگوں کا قتل کرنا، ان کی جان لے لینا، صرف اس نقطے پر کہ وہ آپ کی زبان نہیں بولتے، وہ آپ کے علاقے سے نہیں ہے تو وہ پاکستانی ہیں، تو آپ کے مسلمان بھائی. اور یہ سب ظلم ہندوستان مائنڈ سیٹ جو ہے، جو اگینسٹ پاکستان ہے ہمیشہ سے، یہ سارے جرائم، سارے مظالم کے تانے بانے وہیں ملتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے آپریشن سندور کی، وہ آپ نے دیکھا کہ آپریشن سندور کے جواب میں جب پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصود شروع کیا تو کتنی گھنٹے لگے، 4 سے 5 گھنٹے لگے پاکستان کے جوانوں کو اپنے اس بدترین دشمن کو دھول چٹانے میں، جو 76 سال سے پاکستان کو اپنا اپنی دشمن سمجھ کر سازشوں میں مصروف ہے. وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ہمیں جب پاکستانی قوم پر ایک ایسا وقت آیا تھا، پوری قوم متحد تھے. ہم آج بھی متحد ہیں اپنے بیرونی دشمنوں کے خلاف، لیکن کیا اس بات کی اجازت دے دی جائے اس سرکار کو کہ جن کے دور میں لوگ بچوں سمیت بھوک سے خوشیاں کر رہے ہیں اور وہاں سینٹ کے چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف آئیں 22,000 مہینوں ہو اور ان کے علم میں بھی نہ ہو، اور پھر اگلے ہی دن وہ 6 ماہ کی سیلریز بھی نکال دیں. کیا ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جن کے دور میں اربوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ کمپین چل رہی ہو اور وہ کسی آڈٹ میں نہ آئے؟ کیا ان سے پوچھا جائے گا کہ آڈیٹر جنرل پاکستان جو رپورٹس دے رہے ہیں بے ضابطگیوں کی کھربوں روپے کے اثاثہ جات میں فٹ کی، اس پر ان سے سوال نہ کیا جائے؟ ان سے پوچھے گا کہ آپ جائیں ذرا پیٹرول پمپ پہ. میں میاں صاحب سے کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کسی روز G6 کے یا 10 کے یا لاہور کے کسی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو گئے بلیک شیشے والی گاڑی میں، موٹر سائیکل والوں کو دیکھیں جو 100 روپے کا پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈلوا رہے ہوتے ہیں.
चाहे जरा किस दिन एसपीओ बापड़ा या एक्सीएन बापड़ा के ऑफिस बैठे जाके लोग 10-10 5-5 साल के बिल के लिए कैसे किस्तों के लिए वहां रुस्वा होते फिरते हैं, अपने घर की अशिया बेचते हैं। पूछे उस शख्स को 30-50 साल में अपने बच्चों की गाड़ी चला रहा है, अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, और उन लाशों को देखें। नहीं तो नदीम साहब, तहरीक से इसका क्या ताल्लुक? तहरीक तो खान साहब की रिहाई के लिए बात हो रही है, उनसे मुलाकात के लिए बच्चों की बात की जा रही है। तहरीक से इससे क्या ताल्लुक? तहरीक तो एक फर्द वाहिद के लिए या एक खास मकसद के लिए? मेरी जान, अच्छा सुने, सब सुने, तहरीक जिंदों के लिए नहीं शुरू की जाती, कब्रिस्तानों के लिए शुरू की जाती है। तहरीक कोई मुर्दों के लिए शुरू की जा रही है। मेहदी साहब में जो लोग सुने हुए उनके लिए तहरीक से, उनके लिए तो दुआ हो सकती है, तहरीक जिंदा लोगों के लिए होती है। और वो जिस शख्स की रिहाई की आप बात कर रहे हैं वो एक शख्स नहीं है। उस एक शख्स को पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने बदतरीन जबर के बावजूद 8 फरवरी 2024 को करोड़ों वोट दिए। उस शख्स को नीचा दिखाने के लिए, उस शख्स को हराने के लिए पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्या कह रहा है पाकिस्तान की हत्या के बारे में इंटरनेशनल फोरम्स? क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर वकला? क्या कह रहे हैं? कहां गए जो आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देता था? ये तहरीक का मकसद इमरान खान साहब की रिहाई से मुराद नहीं है, इमरान की रिहाई से मुराद है इस सिस्टम पर, इस सिस्टम की कैद से। कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ कौम भूख मर रही है और यहाँ अरकान असम्बली की सैलरी बढ़ रही है, वज़रा की सैलरी बढ़ रही है, नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, नए घर खरीदे जा रहे हैं, रेनोवेशन का बजट, वज़ीर हाउस का बजट कई 100 गुना बढ़ा दिया गया, गवर्नर हाउस का बजट कई 100 गुना बढ़ा दिया गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस का यार कोई मालिक उसका दिले पे रहा है, वैसे नहीं करता कोई। मतलब हमने तो अपने दौर में पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, और ना मैं ये कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। ये मैं कॉमन पाकिस्तानी की बात अपने दिल से कर रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम जैसे लोगों के लिए जिंदगी की गाड़ी को हलाल से चलाना आजाद होगा। बाई गॉड, ये आपका प्रोग्राम दुनिया देखेंगे, अल्लाह गवाह है, आने वाले शख्स के लिए ये दुनिया, ये सिस्टम, ये मुल्क जानून बना हुआ है। ये सिर्फ उनके लिए है जो जीवन लूटमार का बाजार गर्म रखा हुआ है। तो ठीक है, अगर इस तहरीक को ये नाम दिया जाता है खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, रिहाई। क्या जुर्म किया उस शख्स ने? ये जुर्म किया कि उसने स्टेटस होकर लोगों को आज से 20 साल पहले कहा नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना नदीम कुरैशी साहब, ये करते हुए हम बात वही कर रहे हैं कि तहरीक उनकी रिहाई के लिए शुरू की जा रही है, अवाम उन्नास की भलाई के लिए नहीं। ये तो बाद में मकासद आप बयान कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड है। मेरी जान, उनकी रिहाई ही पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए है। जब वो शख्स जो पाकिस्तान की अवाम की उम्मीदों का तर्जुमान है, वो शख्स जिसको पाकिस्तान की अवाम अपना रहनुमा मान चुकी है, वो शख्स रिहा होगा तो हमारी सिस्टम में जान छूटेगी। ये दोनों चीजें अगर बताएं, रावी चैन निकल रहे, मैं आपकी बहुत जाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूँ, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताएं पिछले 5 सालों में आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई है, तबाही आई है? क्या कौन सा जुल्म और जबर ऐसा नहीं? आप इंडी फाउंडेशन की लाहौर की रिपोर्ट देखें, इंडी फाउंडेशन लाहौर के बारे में लिखता है पिछले महीने 47 लोगों ने खुशी की है जो अंडर 30 है। ये कोई ये अलार्मिंग सूरत हाल है, ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। ठीक नदीम अगर ये हुक्मरान, इनको 3.5 साल हो गए, ठीक हो गया, चलें, तो आपके ख्याल में कि उनके साहबजादे यहाँ पर आएंगे, ये कंफर्म है? हमने तो सुना है कि जमाइमा साहिबा ने ट्वीट की है कि शायद ना आए वो। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, जमाइमा साहिबा माँ है, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चों को तकलीफ ना हो। माँ बाप के जज्बात माँ बाप ही समझ सकते हैं, आप और मैं भी साहिब औलाद है। लेकिन जब एक शख्स के बेटों को ये तकलीफ हो, लपेट दिया गया हो, कोई उम्मीद की राह ना हो, कोई तहफ़्फ़ुज़ ना हो कानून और आइन का, ये कौन सी शरीयत है, कौन सा दुनिया का कानून है, मॉडर्न वर्ल्ड का, माजी के किसी अदालती सिस्टम का, कि जो किसी शख्स को इंसाफ से महरूम करे? ठीक नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, नदीम कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात यही आती है कि हम मुल्क की सालमियत और बका की खातिर अगर हम कौमी इस्तेहकाम की बात करें, अगर हम बात करें मुल्क की फलाह बहबूद के हवाले से अवाम उन्नास की बात करें, तो बेहतर होगा कि हमें मुशावरत और बाहमी रज़ामंदी के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ना कि इस वक्त जब पाकिस्तान एक मुश्किल दोहराए पे खड़ा है, जब आपके दुश्मन आपके सराउंडिंग में मौजूद भारत जैसा मुल्क आपके सर के ऊपर, आपके मुल्क के अंदर दहशत गर्दी करवा रहा है और आपके लिए अदम इस्तेहकाम के लिए
وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اپنے پولیٹیکل جو ایک سٹیبلٹی ہے اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت لانے کے بعد